माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, कर कामन का डार दे। मन का फेर, मन लागो यारी फकीरी, मन लागो यारी फकीरी। आई खिज़ां बहार का धोखा हुआ मुझे, आई खिज़ां बहार का धोखा हुआ मुझे, तेरी जफ़ा में प्यार का धोखा हुआ मुझे। विदुषी बासवी मुखर्जी भारत की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका। आपने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को समर्पित किया। बासवी मुखर्जी का जन्म अपने ननिहाल कोलकाता में हुआ। बचपन से ही संगीत का माहौल अपनी माँ श्रीमती दुर्गा मुखर्जी से मिला, जो स्वयं बहुत सुरीला गाती थी और शौकिया संगीत भी सीखती थी। माँ की मधुर लोरियां बासवी के बाल मन पर गहरा असर कर गई। बासवी को भी सुरों से लगाव हो गया। संगीत में आपके रुझान को भांपते हुए आपके पिता श्री बीरेन मुखर्जी व माता दुर्गा मुखर्जी ने अपनी लाडली बेटी के लिए संगीत की औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्प आयु में ही शुरू हो गई। गुरु श्री भगवान दयाल श्रीवास्तव जी से आपने शुरुआत की। उसके बाद स्वर्गीय निवृत्ति बुआ सरनायक, पंडित के.जी. गिंडे, पंडित विनय मौदगिल्ले, श्रीमती सरला भिड़े, पंडित राम सेवक तिवारी, पंडित रघुनाथ जी व विदुषी गिरिजा देवी जी से भी आपको सीखने का सौभाग्य प्राप्त। आपने संगीत की सघन शिक्षा ग्वालियर घराने के गुरु पंडित काशीनाथ जी से, तत्पश्चात पद्म भूषण श्री एक आनंद जी से ख्याल सीखा। ठुमरी की शिक्षा पद्म भूषण विदुषी प्रभा अत्रे जी से हासिल की। आप गायन की अनेक विधाओं में पारंगत थे। आपने पंडित विकास काशिलकर जी से दुर्लभ रागों का ज्ञान भी हासिल किया। स्कूल, कॉलेज, रेडियो के मंच से होते हुए आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित मंचों पर गायन की अनेक प्रस्तुतियां दी हैं। आपके गायन के अनेक रिकॉर्ड्स, कैसेट्स, एल्बम्स रिलीज हुए। आपको स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर दीदी के साथ संयुक्त एल्बम में गाने का भी अवसर मिला। आप बेहतरीन लेखिका और कवयित्री भी हैं और पेंटर भी। आपने संगीत विषय पर अनेक आर्टिकल लिखे, जिन्हें राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। आप न केवल गायिका हैं, आप कंपोजर भी हैं। आपने अनेक धुनों को कंपोज करके गीत, गजल, भजन, दादरा, ठुमरी, अन्य रचनाएं की हैं। वर्तमान में आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हैं। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थी संगीत की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आपके परिश्रमी जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज वुमेन टीवी इंडिया चैनल के विशेष कार्यक्रम स्वरांगना में आप सुनिए हमारी सुर साधिका विदुषी बासवी मुखर्जी से हमारी बात। कबीर आप ठगाए और न ठगिए को। मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बासवी जी को। जैसा आपका नाम है वैसे आपके गुण हैं और वैसा ही आपका अनुभव है। बासवी जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। हमारी सभी वुमेन नेटवर्क की टीम की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से और सभी हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी, जो आपने आपके इस प्रेस्टिजियस मंच पे मुझको
बुलाया और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी नाइस एक्सचेंज। जी, वासवी तो जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, संगीत की आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और आपको ये रुचि कैसे हुई? संगीत में आपका कैसे आना हो गया? आपको परिवार में ऐसा माहौल मिला, क्या था वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो भी संगीत करता है या करती है, जी, उसका पारिवारिक जो माहौल है, वो बहुत बहुत क्रूशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो जी, मेरी माताजी जो थी, वो कलकत्ते से थी और वो सितार सीखी थी। तो जी, और पिताजी ईस्ट बंगाल से, तो जी, नौकरी के सूत्र से वो वहाँ पे थे कानपुर में। तो जी, लेकिन उन्होंने कीर्तन विधिवत उन्होंने सीखी हुई थी। तो जी, तो पिताजी और उनके छोटे भाई दोनों ने सीखी हुई थी। तो बहुत अच्छा ये लोग कभी-कभी गाते थे। जी, तो माँ वीकेंड्स में एक घर का ऐसा था कि बैठते थे सब लोग और कुछ गाना बजाना ये सब होता था। जी, जी, तो वो एक माहौल था। तो एक क्लासिकल म्यूज़िक का ऐसा हुआ कि बचपन में जैसे हम लोग बहुत छोटे थे, मैं और मेरी बहन, तो हम जी, लोग ऐसे 3 साढ़े 3 साल के रहे होंगे जब जी, हमारी शिक्षा शुरू हुई। और जी, क्योंकि मेरे माता-पिता ख़ास करके माँ वो सितार शास्त्रीय संगीत सीखी हुई थी। हालाँकि प्रोफ़ेशनली उन्होंने कभी बजाया नहीं, जी, लेकिन उनको रुचि बहुत थी। तो वो हम एक मास्टर साहब आते थे, काले से थे। अब मुझको उनका नाम भी नहीं मालूम क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे। लेकिन वो हैंडल बार मूछें होती है ना ऐसे, ये वाली, वैसी जी, मूछें थी। हाँ जी। और सफ़ेद कुर्ता पजामा और काला अचकन, जी, जो जिसको वेस्ट कोट होता है ना, वो वेस्ट कोट पहन के काला जी, अचकन। और वो आते थे और उन्होंने तब हम लोगों ने बहुत सारे राग सीख लिए थे। जैसे शुरुआती राग जैसे होते हैं यमन, हाँ जी, बिलावल, हाँ, खमाज, ये सब तो सीखा ही। तो जी, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने जैसे माँ कहती थी कि माँ साहब इनको थोड़ा-सा बता दीजिए, जय जय जी, रूपी, हाँ, मियाँ की मल्हार, बहार का। तो जी, ये ऐसे राग भी हमने उस ठीक है, वक़्त सीखे थे। तो बंदिशें, आरो-अवरो, एकात तान, तो जी, ऐसे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे फ़ादर की डेथ हो गई जब हमारी उम्र सिर्फ़ 8 साल की थी, ठीक है? तो जी, उसके बाद हम लोग तो पहले वो जेके कॉटन मिल्स के कंपाउंड में रहते थे, तो वहाँ से शिफ्ट होकर के अपने मकान में आ गए, जो हमारा सिविल लाइन्स में हुआ करता था। जी, तो वहाँ पे शुरू शुरू के जैसे 1 आध साल पिताजी के जाने के बाद, क्योंकि बहुत अनटाइमली उनकी डेथ हो गई थी, तो जी, माँ उस शौक से नहीं उभर पाई। वो हम लोगों को भी लेकर के इधर-उधर रिलेटिव्स के घर ले जाती थी और वो समय बहुत डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन उसके बाद जैसे मैं क्लास 6 या 7th में थी, तब से मेरी ठीक से तालीम शुरू हो गई। एक तो कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग थे, तो जी, वहाँ पे इंग्लिश गाने, हुँ, जी, तो वेस्टर्न म्यूज़िक की जैसे कुछ कंट्री म्यूज़िक हम लोग सीखे। जैसे "Oh give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play।" इस किस्म के गाने थे जो पियानो पे वो एक मिसेस लुइस हुआ करती थी, वो बजा के बजाए, हम सिखाती थी, हम लोग गाते थे। तो ये सब ये था। उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ लैटिन गाने भी सीखे, जो क्लासिकल होते हैं उनके जैसे जी, तो इस किस्म की जो वॉइस कल्चर होती है, हमारा तो ऐसा नहीं होता। हम तो ऐसे ये जी, खुली आवाज़ में हम लोग गाते हैं। लेकिन जी, वेस्टर्न म्यूज़िक का ये होता है कि उनका विब्राटो आना चाहिए और वो एक स्टाइलाइज़्ड वॉइस प्रोडक्शन होती है उनकी। तो वो ऐसे इस किस्म का वो
विब्राटो भी होता था उसमें और इस किस्म का तो ये सब हम सीखे थे। तो जब क्लास 7th में थे तो भगवान दयाल श्रीवास्तव जी हुआ करते थे, वो मैरिज कॉलेज लखनऊ के छात्र रह चुके थे और अच्छे सीखे थे। ग्वालियर आगरे की तालीम थी, तो उनके पास फिर से शुरुआत हुई राग भूपाली से। एक मिनट, आपके ना फेस पे बहुत ज्यादा लाइट है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वाइट हो रहा है, तो आप एक काम करिए, कौन सी लाइट, अब देखिए ये अब सही है, थोड़ा बेटर है। आप कौन सी लाइट इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके फेस पर आ रही है? ये जो है ये एक वो है, लैंप है, टेबल है, इसको बंद कर दूं क्या? नहीं, लैंप को ना मतलब कि जो इसका फेस है जी हाँ, घुमा दिया मैंने, वॉल पे डाल दो ताकि बैक बाउंस होके आपके ऊपर लाइट आ जाए। ठीक है, ये अभी ठीक है ना? हाँ, अभी तो अच्छी है, अभी ठीक है। तब वो बहुत ही ज्यादा वाइट हो गया, फिर वो दिख नहीं पा रहा। ठीक है, अभी मेरा प्रश्न आपसे था तो भासी आपकी फिर औपचारिक बासी हाँ वास्तविक उसको रखिएगा, थोड़ा व्हाइट आने दीजिए, उसके बाद फिर काला हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, जी ठीक है। जी, वास्तविक जी, आपकी औपचारिक शिक्षा फिर कैसे जब मैं क्लास 7th में थी तो मैंने एक तो गाना हम लोग बहुत गाते थे, मतलब फिल्मी गाने भी सुन के गाते थे, और ये मैं और मेरी बहन का ऐसा था कि क्योंकि मैं धुनें जल्दी पिकअप करती थी, सुर को बहुत जल्दी पकड़ती थी, तो मैं कोई जैसे रेडियो पे गाना आता था, टेप रिकॉर्डर हुआ, तो फादर के जाने के बाद माँ ने एकदम बंद कर दिया था कि ये सब क्या है, पढ़ाई करो। हाँ, ये ऐसा। तो वो मैं धुन पकड़ती थी और वो वर्ड्स लिखती थी, वो जल्दी लिख पाती थी, तो वो जैसे वर्ड्स लिख लेती थी, हाँ, और मैं धुन बहुत जल्दी पिकअप करती थी, तो ऐसे हम लोग गाना रेडियो पे फिल्मी गाने या कुछ नॉन फिल्मी भी उन दिनों आया करते थे आकाशवाणी से, तो वो भी हम लोग सीखते थे। तो उसके बाद क्लास 7th में जब मैं थी तो गांधी संगीत महाविद्यालय, गांधी संगीत महाविद्यालय ये कानपुर में कचहरी पे एक जगह है, वहाँ पे ये हुआ करता था, अभी भी होगा। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि माँ बिल्कुल वो चाहती नहीं थी कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई के अलावा करें, ऐसे खेलने जाओ, पढ़ो और ऐसे घर पे गाओ, ऐसे इस टाइप का था। लेकिन हमने उसमें एडमिशन लिया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ले लो, तो बहुत ज्यादा कोई फीस की बात भी नहीं थी। हाँ, तो लेकिन वो ऐसा हुआ कि वहाँ का जो स्टाफ था, इट वाज अ वंडरफुल स्टाफ। इट वाज वहाँ पे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के डायरेक्ट डिसाइपल पंडित शंकर राव बोडस जी, हाँ, शंकर श्रीपाद बोडस जी, हाँ, वो वहाँ पे थे, और उनके सुपुत्र पंडित काशीनाथ शंकर बोडस, जिनसे मैंने सीखा। तो वो शंकर राव बोडस जी तो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे ज्यादा, लेकिन काशीनाथ बोडस जी वो अपने प्राइम में थे, उस वक्त हम छोटे थे, तो वो थे। और भगवान दयाल जी थे, भगवान दयाल श्रीवास्तव जी, जो मैरिज कॉलेज लखनऊ के सीखे हुए थे, तो इनके पास सीखना शुरू हुआ, और बाकायदा एकदम बिल्कुल भूपाली राग से शुरुआत हुई, और फिर जैसे होता है कि खमाज, फिर काफी, फिर मतलब एकदम स्टेप वाइज। जी, तो भगवान दयाल जी जो थे वो बहुत, ही वॉज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, वो मुझको बिल्कुल कोई रियायत नहीं करते थे, बल्कि दूसरी लड़कियों को जैसे वो उनके साथ लीनियंट होते थे, मतलब लीनियंट मतलब उनके साथ राजी खुशी रहते थे, लेकिन मेरे को मतलब ज्यादा ही डांट पड़ती थी। कि बाद में जब एक कंपटीशन हुआ और उसमें मैं फर्स्ट आई, बागेश्वरी गाया था मैंने, तो जब उनको सर्टिफिकेट दिखा के मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझसे कहा अब आप समझी
तो आपको डांटता था मैं? जी मैंने कहा हाँ सर। तो बोला कि जाओ जाके गंगाधर राव जी तेलंग जी हैं प्रिंसिपल वो थे, तो जाओ उनको दिखा के पैर छू के आओ। तो जी ऐसा मेरा वहाँ से शुरुआत हुई। तो उनके पास मैंने करीब 6-7 साल सीखा जी और उसके बाद जब मैं एमए कर रही थी तब पंडित काशीनाथ शंकर बोडर जी के पास, उसके पहले भी मैं जाती थी कभी-कभी, लेकिन विधिवत उनके पास मैंने एकदम सीखना शुरू किया। और बोडर जी ऐसा था कि वो कुमार गंधर्व जी से वो देवास जाके सीखते थे और उनका प्रभाव काफी था इनके गाने पर। जी तो उनसे भजन सीखने का और मतलब जैसे राग ख्याल तो सीखते ही थे हम लोग, तो भजन सीखने का मौका मिला जो कि जिसका फ्लेवर एकदम अलग है। अगर आप मेरा एक एल्बम है फाउंटेन म्यूजिक कंपनी पुणे से, तो उसका नाम है निर्गुणी भजन, ठीक है? जी तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग अगर आपको यूट्यूब से मिले तो दर्शकों को आप अवश्य सुनाएं। जी उसमें लोगों को आपको समझ में आएगा कि उसकी गायकी थोड़ी अलग है। जी मैम जी जरूर। जी वासवी जी, आपका पहला मंच का प्रदर्शन कब हुआ? जी आपको स्मृतियां हैं होंगी, आपको स्मृतियां हैं आपका पहला मंच जी प्रदर्शन? हाँ, जी पहला मंच प्रदर्शन तो बहुत बचपन में ही हो गया। मतलब जी जब गांधी संगीत विद्यालय में मैं सीखती थी तब जी वहाँ पे वसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनती थी। हाँ, जी और ये विष्णु दिगंबर जयंती भी। हाँ, हम्म, तो इन दोनों एनुअल प्रोग्राम्स में वो उन्होंने शुरुआत के साल में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन जी बाद में वो हुआ। और मैंने मुझको याद है एक बार मैंने तब दरबारी सीखा था उनसे, मतलब उन्हें पहला प्रोग्राम शायद दरबार नहीं था, पहला शायद मैंने खमाज खमाज में ख्याल गाया और एक काफी में भी गाया। और उसके बाद फरमाइश होने लगी ऑडियंस से कि मैंने हमारे गुरुजी ने अनाउंस किया कि ये फिल्मी भी बहुत गाती हैं दोनों बहनें। तो वो एक पुराना गाना है ना रफी साहब और लता जी का, कुहू कुहू बोले कोयलिया, जी जी तो वो गाते। तो बेहद खूबसूरत, बेहद मधुर गीत बहुत कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भौरे डोले, गुंगू बोले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया। जी है। अच्छा, बहुत ही सुंदर, आपको वो याद आ गया होगा समय जी वो। जी जी जी। तो ऑडियंस इतनी खुश कि क्या बताएं, बहुत खुश। एक तो लोगों को फिल्मी गानों का काफी ये होता है ना, जिनको क्लासिकल जितना भी सुने, लेकिन अगर कोई अच्छा फिल्मी गाना हो जिसमें क्लासिकल हो तो जी उसका असर एक, और बच्चे गाते हैं तो लोग सुन लेते हैं। तो तब हमारी उम्र ऐसी ही रही होगी, 12 साल, 11-12 साल ऐसे। हम्म, और उसके बाद जैसे काशीनाथ जी के पास तो एमए पास कर लिया, उसके बाद हम चले गए थे, आई शिफ्टेड टू मुंबई। तब तो जी मुंबई नहीं था, बॉम्बे बोलते थे हम लोग, हाँ मतलब जी हाँ सब जगह बॉम्बे ही बिल्कुल बोला जाता था। तो वहाँ पे डॉक्टर प्रभा अत्रे जी किराने घराने की बहुत मशहूर गायिका, तो वो जी वहाँ पे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, हाँ, एसएनडीटी विमेन्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। जी तो वहाँ पे मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। जी और उसके पहले संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ते में है, आईटीसी का। जी हाँ, तो वहाँ पे पंडित ए कानन और मालविका कानन, ये लोग जी बहुत बड़े नाम हैं शास्त्रीय संगीत के जगत में। तो जी उनसे सीखने का मुझे मौका मिला था। मुझको ये परम सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं सीख पाई।
तो जी उनके पास करीब 3-4 साल, जब मैं कुछ दिन यहाँ रहती थी, कुछ दिन कानपुर रहती थी, तो ऐसे करके सीखना हुआ मेरा। और जी उसके बाद आई वेंट टू बॉम्बे। जी और बॉम्बे जाकर के प्रभा अत्रे जी के पास मेरा मेरी तालीम शुरू हुई राग यमन से, जो हमने 1.5 साल तक सिर्फ यमन। जी वही सीखा। जी, जी। जी तो उसके बाद ये था, साल था, मतलब जनवरी का महीना था 1987। जी तो वो जो शुरू हुआ, उनके साथ जो शुरू हुआ, तो वो सिलसिला बिल्कुल चलता गया। और मैं यूनिवर्सिटी में तो सीखती ही थी, और वीकेंड्स में सैटरडे को उनके घर चली जाती थी। वो माटुंगा में रहती थी, तो ट्रेन लेकर के उनके घर दोपहर को चली जाती थी, और वहाँ पे उनसे सीखती थी। रात को खाना खा के वहीं सोती थी। सुबह उठ जी के मैम चाय बना के पिलाती थी, और बड़ी उनकी मीठी सी आवाज़ थी। बांसुरी, बांसुरी ऐसे बुलाती थी, और मैं हड़बड़ा के उठती थी, और चाय पीना, उसके बाद रियाज़। उसके बाद वो सुबह का जैसे होता है ना रियाज़, तो जी वो करीब 1.5 घंटा वो करके, उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करके, ये सब करके मैं वापस अपनी हॉस्टल चली जाती थी। और बॉम्बे में मेरी सिस्टर और मदर ये लोग भी थी। मेरे सिस्टर के यहाँ पे मेरी माँ रहती थी। तो कभी-कभी वीकेंड्स में जब गुरु के यहाँ नहीं जाते थे, तो माँ के पास जाके रहते थे। जी जी, जी। तो मुंबई में मेरे प्रवास के दौरान मैं ये प्रभा जी तो किराने घराने की गायिका थी, और उनका पहला रिकॉर्ड सुन के, उनकी एक एलपी है, आपने सुना है कि नहीं, जिसमें राग कलावती, मारू बिहाग और समाज में एक ठुमरी है। तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब सुन करके मेरे को रात की मेरी नींद उड़ गई थी, इतना मेरे ऊपर उसका असर हुआ था। जी जी। तो तो बहुत, मतलब एकदम जादू भरी उनकी गायकी, और वैसी आवाज़। तो मेरा बहुत मन था उनसे सीखने का। लेकिन जब वैसे ये 5-6 साल जो मैं बॉम्बे में थी, तो उस दौरान किशोरी आमोणकर जी का गाना सुनने का मुझे मौका मिला, और उनके गाने की तरफ मैं आकृष्ट हुई। लेकिन क्योंकि प्रभा जी को, गुरु को दुख होता, तो मैं गई नहीं वहाँ पे। बाद में मैंने बाद में उल्लास कशालकर जी के बड़े भाई साहब विकास कशालकर जी, जो पूना में रहते हैं, उनसे मैंने जयपुर और ग्वालियर दोनों की ही, ग्वालियर की तो तालीम थी ही मेरी, तो जयपुर की भी तालीम उनसे मैंने ली बाद में। लेकिन उसके पहले आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हुई और मैं कलकत्ता चली आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नौकरी, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे उस वक्त। तो और वो वायलिन भी बजाते थे, म्यूजिकल माइंडेड ही थे। तो कलकत्ता चले गए, और फिर वहाँ पे कानन साहब जो थे, जिन मेरे पुराने गुरु, उनके पास फिर जाना शुरू किया मैंने। और इस बीच में मेरा रेडियो में भी हो गया, पास हो गए हम, और टेलीविजन में भी प्रोग्राम आने लगे। और मेरी पहला जो मेरा रिकॉर्ड निकला, वो हिंदुस्तान रिकॉर्ड्स और ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, इन दोनों का मतलब कि दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट किया था। उसमें जैसे कुछ थे, राशिद खान, शुभ्रा गुहा और मेरा, हाँ, कैसे निकाला गया। तो उसमें वो निकला था 93 में। जी जी। तो उसके बाद फिर स्टेज पे क्लासिकल के प्रोग्राम होते थे। बॉम्बे में जब थे, तो वो आपने सुना होगा, कल के कलाकार, स्वामी हरिदास सम्मेलन, तो इनमें गाया, और उनमें वो सुरमणि मिला, बहुत मिला, अच्छा, बहुत एनकरेजमेंट मिला। जी, एनकरेजमेंट मिली।
लेकिन उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरी माँ तो मेरी सिस्टर के पास रहती थी, जो कि जुवेनाइल डायबिटिक थी। तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। शी गॉट मैरिड बाय द एज ऑफ 19। तो व्हेन शी वाज उसके बाद शी वाज 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, तब मालूम चला कि उसको 500 शुगर है। और जी। ये सुन के माँ तो घबरा के बिल्कुल चली गई वहाँ पे, कि उसको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नेचुरली उसकी डिलीवरी भी थी। तो मैं अपने आप घर में अकेली थी और अपने अपना रियाज़ था, अपना मेरा अकेला रहना काफ़ी हुआ। जी। जी। तो समझ जैसे बहुत लोग का मैं सुनती हूँ कि पेरेंट्स उनको सुबह-सुबह उठाते हैं कि ये उठो, रियाज़ करो, अभी ये करो, अभी वो करो, कि कहीं पे जाके बोलना या कुछ करना। तो मेरी माँ तो बहुत सीधी-सादी थी, उनको कुछ मालूम नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं। तो जितना कुछ किया है हमने खुद ही किया और बस। वासवी जी, आपने बहुत से गुरुओं के सानिध्य में आपको सीखने का मौका मिला। जी, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि गुणीजनों जी, के संपर्क में हम रहते हैं और उनसे जी, सीखते हैं। तो जी, वासवी बिल्कुल। जी, एक मेरा प्रश्न है कि जी, इतने सब गुरुओं से सीखते-सीखते कोई जी। भी एक गुरु की ऐसी शिक्षा जो आपने गाँठ बाँध ली हो और पूरी ज़िंदगी आपके वो काम आई हो? कोई एक ऐसी टीचिंग कि भई इसको तो गाँठ बाँध ले वासवी, ये जी, तेरे जी। ज़िंदगी में काम आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। देखिए, भगवान दयाल जी से शुरू करते हैं, वो बहुत मतलब ट्रेडिशनल थे। जी, तो वो ट्रेडिशनल जो जैसा राग है, यमन है, तो यमन में जैसे नी रे गा रे मा गा पा रे सा, जो कल्याण का अंग है, वो बिल्कुल वो चीज़ें जैसे जो होनी चाहिए वो चीज़। जी, तो बिल्कुल बाय द बुक, जैसे किताब में है, जैसे शास्त्रों में है, वो पति काशीनाथ जी के पास जाके थोड़ा ढीला हुआ, मतलब थोड़ा मतलब कि हाँ, ये करो, ये हरकत अच्छी लग रही है, ये करो, अच्छा अच्छा किया तुमने। ये जैसे जब भगवान दयाल जी के पास थी तब तो बिल्कुल हिलने-डुलने का वो नहीं था, बिल्कुल सीधे रास्ते जैसे घोड़ा जाता है ना, ये हुँ, हुँ, दोनों तरफ तीर लगा होता है ना, जी, जी। ब्लिंकर्स। हुँ, हुँ, तो कानन साहब के पास जाकर के ठुमरी की शुरुआत हुई। हाँ, वाह! उसके पहले ठुमरी नहीं सीखी थी, लेकिन प्रभा जी के पास जब मैं गई, हुँ, तब, क्योंकि प्रभा जी एक तो पद्म भूषण हैं और बहुत अ, उ उनको देख कर के सबसे पहले मैंने ये रियलाइज़ किया, जो मेरी धारणा थी शास्त्रीय संगीत वालों के बारे में कि बहुत रिजिड होते हैं और बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, तो शास्त्रीय संगीत तो ज़रूर ट्रेडिशनल होता ही है। जी, लेकिन अ, प्रभा जी ऐसी एक महिला मुझे दिखी, एक तो बहुत नज़दीक से देखने का मुझको मौका मिला। एक तो पहली बार किसी गुरु के गृह में मैं रह सकी, क्योंकि जी, वो लेडी थी और वो सिंगल थी, उन्होंने शादी नहीं की कभी। तो जी, उनके पास मैं जाकर के रह पाई। तो और उनके पीछे हम तानपुरे पे गाती थी, उनके प्रोग्राम्स में। तो बाद में जैसे किसी राग को लेकर के मैं मेरे दिमाग में, देखिए, शास्त्रीय संगीत जो होता है ये तो इम्प्रोवाइज़्ड होता है ना, इट जी, इज़ ऑल इम्प्रोवाइज़्ड। इसमें तो जैसे एक अच्छा चलिए दूसरा राग पकड़ते हैं। मैंने अभी यमन गाया था। ये केदार है। जी, वो जैसे ये हो गया। तो इनमें इसके ना तो जैसे ये चीज़ की कोई चीज़ जो किताब में नहीं है, लेकिन मुझको मेरे दिमाग से ऊपर
उपज हुई है उसकी। जी। तो प्रभा जी के पास मैंने एक चीज जो गांठ बांधने वाली आपने बात की ना, तो उन्होंने एक बात कही कि यू कैन डू एनीथिंग बट यू मस्ट क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट। मतलब उसकी भूमिका आप पहले तैयार कीजिए। आप जब राग गाती हैं तो उसकी भूमिका आप तैयार कीजिए, उसके बाद आप कोई नई चीज उसमें इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। उसी फ्रेमवर्क में आप अपनी उपज को इस्तेमाल कर पाएँ। जी, जी, बिल्कुल। और ये चीज़ मेरे पास एक गुरु मंत्र की तरह है। और इसके अलावा प्रभा जी का मैंने देखा कि वो बहुत मतलब एकेडमिक भी थी, मतलब सेमिनार्स में जाना, वहाँ पे बोलना, वहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स देना, किताबें लिखना, आर्टिकल्स लिखना। उन्होंने बहुत एनकरेज किया मुझको लिखने के उसमें भी, क्योंकि वो कहती थी तेरी भाषा अच्छी है, अंग्रेजी के ऊपर मेरा अच्छा वो है, मतलब दैट इज व्हाट शी यूज्ड टू से। हाँ, तो तुम लिखो, जाओ। हमने कहा नहीं मैम, अभी मुझको ये करना है। मैंने कहा तुम जाओ, तुम वो करो। जैसे एनसीपीए है, वहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, हाँ, जी, जी। तो वहाँ पे मुझको वर्कशॉप्स के लिए उन्होंने भेजा। हाँ, प्लस संगीत महाभारती एक संस्था है मुंबई में, जो पंडित निखिल घोष जिसके प्रिंसिपल थे, तो उनकी एनसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट चल रही थी, तो उसमें लिखने के लिए उन्होंने फोन पे बात की। वो पंडित घोष तबले के बहुत बड़े विद्वान थे, जी, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा होगा इनसे कि कोई लड़की को, कोई स्टूडेंट आपका कोई अच्छा हो जो लिख सके और जिसको नॉलेज हो। तो जी, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास ऐसी एक लड़की है जो अच्छी लिखती है, वो गाती भी है, लिखती भी है, तो आप देखिए। ताकि जी, वो उन्होंने भेजा मुझको, तो मैंने वहाँ पे 4 महीने काम किया और मुझको जी, तनख्वाह मिली। जी, मैं हफ्ते में 3 दिन जाती थी। हाँ, तो वो ऐसी चीज़ों में उन्होंने एनकरेज किया मुझको। तो वो जैसे पुराने गुरु होते थे ना कि ये बस तुम हमारा सुनो, घराने का सुनना है और किसी का मत सुनो। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, ऐसा मैं कभी वही नहीं। सवाल आपसे वो पूछने वाली थी कि जो जी, एक रूढ़िवादी एक परंपरा जी, रही कि उससे जी, भटकना नहीं है, उससे दूर नहीं जाना है, जी, घरानेदार लाइफ है तो घरानों में ही जी, रहना है, जी, या जी, पारंपरिक जो चीज़ें सिखाई गई हैं उनको ही आगे प्रयोगों की जगह नहीं थी। तो ये सारी जी, चीज़ें समय में जब आप शिक्षा ले रही थी, तब इन्हीं का जी। बोलबाला था ज़्यादातर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। गुरु से सीख लो, दूसरे के पास जा नहीं सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो छोड़िए, सुनना भी नहीं किसी और का, क्योंकि जी, और किसी का सुनेंगे तो फिर उसका कुछ असर आएगा। जी, बिल्कुल, कि उस जी, असर से बचाए रखना है। और जी, बहुत जी, जी, तालीम हुआ करती थी, जिसकी वजह से जी, बहुत से लोग डिस्करेज भी हो जाते थे, उसको अपनाते जी, भी नहीं, जी, कठिनाइयों जी, को देखते हुए वे नहीं अपनाते थे, ऐसा भी जी, एक समय था। जी, जी, वो बिल्कुल। उस वक़्त की कड़ी शिक्षा और आज में कितना बदलाव आ गया। और आज का जो फिर बदलाव आजकल देखिए ये डिपेंड करता है गुरुओं के ऊपर, जी, ठीक है? तो जैसे प्रभा जी जैसी थी, वो बहुत मॉडर्न आउटलुक की हैं। जी, हालाँकि वो हीराबाई बड़ौदेकर से सीखी हैं, सुरेश जी, बाबू माने से सीखी हैं, जी, और इस वक़्त किराने घराने की खलीफा हैं वो, मतलब एकदम शी इज़ द टॉप मोस्ट पर्सन आफ्टर भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल के जाने के बाद शी इज़ द सीनियर मोस्ट। जी, तो लेकिन उनका अपना जो उनका वो रहा, एक तो वो पूरे दुनिया में घूमी हैं। तो उनका जो एक वैचारिक जो उनका रहा है, वो अलग है। मतलब कि वो वर्ल्ड म्यूज़िक और इन सब चीज़ों पे वो इसमें भी वो मॉडर्निटी लाती हैं बहुत। उन्होंने ये तक कहा है कि देखो फ़िल्म वालों का सुनो कि उनकी वॉइस कल्चर कितनी अच्छी होती है, कि वो ऐसे जी, करके गाना, कि जैसे ऐसे गाते हैं जैसे कोई शब्द समझ में नहीं आते हैं। तो या जी, ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं। ये 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 इसमें तो खूबसूरती नहीं है। आवाज़ में एक ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, या लगाव ऐसा होना चाहिए सुर का,
कि जिसमें एक माधुर्य भी हो, है ना? और एक एस्थेटिक वो भी हो। तो ये ये ऐसे करे तो उसका तो वो चीज़ होता नहीं ना। बिल्कुल, संगीत माधुर्य सहित होता है तभी वो बिल्कुल, हमारे दिल तक, हमारी आत्मा तक वो बिल्कुल, पहुँचता है। बिल्कुल। वासवी, आपसे छोटे-छोटे सवाल हैं आपकी रुचियों को लेकर के मैं पूछना जी, चाहूँगी। जी। आपको सबसे पसंदीदा आपका राग कौन-सा है कि ये राग तो बस मेरे दिल से लगा है? बाप रे! ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, वो कई सारे हैं। जौनपुरी मेरा बहुत प्रिय है, मेरी माँ को भी बहुत प्रिय था सुबह के रागों में। जौनपुरी बहुत प्रिय है और बागेश्वरी बहुत प्रिय है। जी, बहुत ही जी। चुलबुला सा मुझे भी पसंद है। जी। हाँ, बहुत प्रिय है। तो ये बागेश्वरी में गहराई बहुत है। हाँ जी, वो बहुत सुंदर है, मधुर है, उसमें बहुत संभावनाएँ मन इसके अंदर काफ़ी एक सोज़ भी है, मतलब जिसको बोलते बिल्कुल, हैं ना गहराई। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत राग है। जी, जी, और ठुमरी की यदि मैं बात कहूँ तो आपको ठुमरी जी। कौन-सी बंदिश बहुत पसंद है? ठुमरी कौन-सी अरे! पसंद ठुमरियाँ बहुत सारी हैं। बहुत ठुमरियाँ तो है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उसकी उसकी तो एक बात ही ये होती है। जी, चुनाव कर भैरवी बहुत अच्छी है ठुमरी के लिए। समाज बहुत अच्छा है, पीलू बहुत अच्छा है जी, जी, बिल्कुल। ठुमरी में। आप तो मुझे ए, 3 लाइनें सुना दीजिए किसी की भी। अच्छा, अच्छा। मैं देश राग में सुनाती हूँ, अभी तो बरसात का मौसम भी है। जी। मोरा सैया, मोरा सैया, मोरा सैया बुलाए आधी रात पूरा सैया बुलाए आधी रात दिया मेरी बही नदिया मेरी बही नदिया मेरी बही मेरा तो मन करता है कि मैं सुनती ही जाऊँ, मुझे संगीत इतना जी, पसंद है और मैं इतना शास्त्रीय संगीत को सुनती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मन को छूता है, आपने जी, गाया जी, मुझे लग रहा है। जी, मेरा गला आज ठीक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन जी, नहीं, आपने हमारा मन रखा है इसके लिए आपका जी, बहुत धन्यवाद। बासुरी आपकी पसंदीदा रंग कौन-सा? कलर आपको कौन-सा अ, मुझको ऑरेंज, पिंक ये जी, दोनों रंग बहुत पसंद है। और मौसम कौन-सा पसंद आता है? मौसम बरसात, जाड़ा, गर्मी में तकलीफ होती है। जी, जी। और फ़िल्म कौन-सी पसंद है आपको कि मुझे ये सबसे अच्छी लगी? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़िल्में देखती नहीं हूँ मैं जी, और लेकिन अच्छी फ़िल्में देखने की कोशिश भी करती हूँ। तो अगर कमर्शियल फ़िल्म्स की बात करें तो मुझको उमराव जान बहुत अच्छी लगी। जी, जी। कहीं पे हाँ, एक तो म्यूज़िक म्यूज़िक के ऊपर थी वो और एक सिंगल औरत की कहानी, कहानी थी। है ना? जी, बहुत होने मार्मिक दीजिए होने दीजिए तवायफ़, लेकिन बिल्कुल, एक एक अकेली औरत की कहानी और उसको समाज कैसे एक्सप्लॉइट करता है, बिल्कुल। मोहब्बत के नाम पे भी कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जगह-जगह चली बहुत जाती
वो मुझे काफ़ी जी, मुझे जी, भी बहुत ही ज़्यादा वो टचिंग स्टोरी लगती है कि जब उसके माँ-बाप जी, भी अपनाने से मुकर जी, जाते हैं, उसका परिवार भी, वो जी। बहुत ज़्यादा टचिंग माँ-बाप नहीं, भाई, छोटा भाई जिसको उसने गोदी में खिलाया, जिसके साथ खेली, हाँ, वो कैसे उसके साथ बर्ताव करता है। जी, बिल्कुल। हुँ, और आपको शहर कौन-सा पसंद है? आप भारत भर में घूमी हैं, तो भारत में जी, कौन-सा शहर जी, मुंबई। बॉम्बे बहुत पसंद है मुझे। और और विदेश दे गई हैं दिल्ली भी विदेश पसंद है। दिल्ली जी, भी देश देखिए, मैं बहुत ज़्यादा देशों में गई नहीं हूँ। जी, न्यूज़ीलैंड में मैं आस-पास के कुछ, जैसे थाईलैंड, न्यूज़ीलैंड, तो जी, न्यूज़ीलैंड आई रियली लव्ड। जी। और आपको फ़िल्म का अभिनेता कौन-सा पसंद है? क्योंकि मुझे लगता है उसकी एक्टिंग मुझे पसंद आती जी, पहले नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे लगते थे, है। जी, लेकिन अभी जो नए लड़के हैं बहुत अच्छे हैं। एक तो जी, अक्षय कुमार अच्छे हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाज़ वेरी नाइस। और अभी वो एक खुराना करके है ना, वो लड़का, क्या, आयुष्मान, जी, जी, हाँ। वो वर्सेटाइल है। जी, 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 बिल्कुल। जी, और अभिनेत्री का नाम लेना चाहें तो? बिल्कुल। अगर एक्ट्रेस बहुत सारी हैं, बहुत हुँ, सारी। अगर अच्छा, पुराने दिनों से शुरू करें तो एक तो नूतन जी बहुत पसंद थी मुझे। जी। नूतन, मीना कुमारी, हुँ, उसके बाद वहीदा रहमान। जी, और इधर जो हमारे टाइम की जो थी, उनमें शबाना आज़मी बहुत पसंद थी, स्मिता पाटिल, जी। ये बहुत पसंद थी। और आजकल की जो कर रही हैं, उनमें वो भी अच्छी हैं। कभी कभी आजकल के मालूम नहीं उतना, सब जी। अच्छी हैं। कि हम जी, फ़िल्मी गीतों में जो गायक जिन्होंने गाया है फ़िल्मी जी, गायकों में आपको कौन पसंद मो मोहम्मद रफ़ी, और मेरे गायिका? लता जी, लता जी, आशा जी दोनों। और अ, शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय पुराने संगीत में गाने की परफ़ॉर्मेंस और नए में? शास्त्रीय संगीत में देखिए, पुराने लोगों में जैसे डीडी पलुस्कर जी हैं, हाँ, वो जी, हमारे घराने की भी। जी, बड़े गुलाम अली खां साहब, जी, बहुत सारे, आमिर खान साहब, भीमसेन जोशी जी, जसराज जी, ये लोग जी, सब तो थे ही। और गायिकाओं में प्रभावती जी तो मेरी गुरु बहुत अच्छी हैं ही वो। और किशोरी आमोणकर जी, जी, और माणिक वर्मा जी थी वो। हुँ, सिद्धेश्वरी देवी, उनकी धुन, मतलब मैं दीवानी हूँ उनकी, मतलब क्या बात जी। है। रस और के भरे तोरने, ये उनका क्या है, मतलब ये क्या भी है और भी बहुत सारी। जी, और वर्तमान जी, में जो शास्त्रीय गायिका युवतियाँ हैं, नई आपको एक जी, पीढ़ी नज़र आ रही है उनमें? देखिए, जो नए हैं, कौशिकी चक्रवर्ती अच्छा गाती हैं। जी, हालाँकि वो गायकी अलग है, वो ट्रेडिशनल गायकी हम नहीं कहेंगे, वो थोड़ा उनका अलग है। जी, लेकिन अभी नए लोग अच्छे हैं, देखिए जयतीर्थ जयतीर्थ मेवुंडी हैं। जी, और जी, अम, और लेकिन हमारे टाइम की जो है, हमारे साथ की है आरती अंकलेकर और अश्विनी भिड़े देशपांडे। अरे वीणा सहस्त्रबुद्धे हमारी गुरु बहन है, और मुझसे ऐसे 12-13 साल बड़ी थी वो रही नहीं, लेकिन लाजवाब, बहुत बहुत अच्छी। मालविका कानन जी थी। हुँ, वो वीणा सहस्त्रबुद्धे का चला जाना, लेकिन जी, उसके पहले भी देखिए, मुझको यहाँ शांति निकेतन आना पड़ा जब मेरा करियर एकदम पीक पे चल रहा था। हुँ, हाँ, when my career was at its peak, हुँ, I had to come to शांति निकेतन because my sister said कि अब तो तेरी शादी हो गई, तू रख माँ को। हाँ, जी, तब माँ ऑलरेडी गठिया से वो इतनी लाचार हो गई थी, वो बिस्तर पे आ गई थी। तो मेरे ससुराल में रखने की दिक्कत थी जी, क्योंकि मेरे ससुर जी के नाम पे वो फ्लैट था, हालाँकि ससुर जी रहते थे कटक में। जी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि पिताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा
अच्छा, तो फिर तब तो हमको अपना अलग से इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो हमने उसके बाद नौकरी देखी एंड देन आई केम टू शांति निकेतन। हाँ, मुझको मैंने अप्लाई किया पहली नौकरी और मुझको वो मिल गई, लेक्चरशिप। तो उसके बाद माँ की जो हालत को मैंने दिन-दिन देखी, शुरुआत में तो वो उठ के बैठती थी। जी। बाद में उनके जब ये प्रोग्रेसिवली बिगड़ने लगी, उनकी गठिया की जो ये थी, तो उसकी तब उसके मैंने देखा कि एक ग्लास पानी नहीं उठा सकती थी वो। हाँ, इतनी लाचार तो हो गई। हाँ जी, लेकिन उनका माइंड एकदम फर्स्ट क्लास था, सेंस ऑफ ह्यूमर गज़ब का था। उस हालत में भी वो बेचारी हँसती थी। तब उस हालत में भी जब मैं तैयार होके यूनिवर्सिटी जाने को मैं निकलती थी, तो मुझको बोला था, देखिए कौन-सी साड़ी पहनी है ज़रा हुँ। जी, करके। जैसे माँ जब वो को चली हाँ, जब वो चली गई ना, तो मैं रोते-रोते दौड़ के उस कमरे के सामने से निकलती थी। मैं आपको सुनीता जी कह नहीं सकती हूँ, इतनी तकलीफ होती थी। आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू रन, मेरी आँखों में आँसू होते थे। और जब तक क्लास लेती थी तब तक तो चलता था। उसके बाद जैसे उन दिनों मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी खरीदी नहीं थी मैंने। मैं रिक्शे से लौटती थी, तो जी, एक काँच का मंदिर है रवींद्रनाथ टैगोर का। तो जी। जैसे मंदिर मंदिर जैसे रास्ते में आता था, वहीं से मेरे आँखों से आँसू निकलना शुरू रो होता था। और घर पे आकर के दरवाज़ा खोलती थी और बुला पुकारती थी माँ करके, और बैग यहाँ फेंका और उधर जाके मैं बिस्तर पे पड़ गई और हुँ, खाना भी नहीं खाती थी। ऐसे 4 साल चला। हुँ। तो इट वाज़, देखिए क्या होता है जब आप किसी की सेवा करते हैं ना, तब वो आपका बच्चा बन जाता है, आप माँ बन जाती हैं। बन जाता तो है, बिल्कुल वो ठीक बात। रोल्स रिवर्स हो गए थे। माँ बेटी बन गई थी, मैं माँ बिल्कुल, बन गई थी। वैसे जी। और जो तो आपके जीवन का सबसे खुशी का पल है, जो आपको लगता है कि वो तो पल बार-बार आना चाहिए? जब डोवरलेन कॉन्फ्रेंस कलकत्ते का बहुत फेमस है, जी। बहुत प्रेस्टीजियस है। जब मैं गा के उठी, तब एक लोगों ने खूब ताली-वाली तो बजाई, लेकिन एक कोई आकर के स्टेज पे आकर के, तब मेरी उम्र भी बहुत काफ़ी कम थी, ऐसे 36 साल की, 35 साल की मैं थी। तो ठीक है। आकर के स्टेज पर मेरे पाँव पे वो लेट गए। अच्छा, मैं बिल्कुल पूरे 3000 पब्लिक के सामने। जी। तो मैं तो घबरा गई, हमने कहा कि किसी ने कोई प्रैंक किया है क्या? कि हाँ, हाँ। हाँ, लोगों के सामने कि ये कुछ मज़ाक बनाएँगे क्या? जी, तो जी। वो कहने लगे कि नहीं, आप साक्षात सरस्वती हैं। तो वो मैं घबरा गई थी। तो लेकिन वो इट वाज़ अ वंडरफुल फीलिंग। आपको बाद में उनके पिताजी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा लड़का बहुत ही म्यूज़िक का शौकीन है और जी, वो जो आपसे कहा है वो दिल से बोला है। हाँ, उसने अनुभव किया है। जी, 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 जी। तो ये एक बहुत अच्छा था। और एक था जब कोल्हापुर में देवल क्लब करके एक संस्था होती है संगीत की। तो वहाँ पे मेरा कार्यक्रम हुआ 95 में। जी। तो वहाँ पे अल्लादिया खाँ साहब के पोते बाबा अज़ीज़ुद्दीन खाँ साहब, वो जी। वहाँ पे मेरा गाना सुनने को आए। और मैंने राग नंद और तिलक का आमोद, जो जयपुर घराने के बहुत मतलब जी। चहेते राग हैं, तो उनको पेश किया और उन्होंने बड़ा आशीर्वाद किया। तो वो उस स्टेज पर फिर मैंने बैठ के बोला था कि यहाँ पे देखिए हीराबाई और अमी खां साहब और केसरबाई केरकर, हाँ, ये लोग सब बैठ के यहाँ पे जो स्मरणीय जो प्रातः स्मरणीय है, जी। इन लोगों ने यहाँ पे बैठ के कार्यक्रम किया है। ये अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी प्रोग्राम हो, तो भी इसका कोई मुझको गिला नहीं होगा। जी। बहुत अविस्मरणीय घटना है कि मेरा जब एक एल्बम निकला लता जी के साथ, अ, गणेश जी के ऊपर वो एल्बम बनाया था। तो तब मैंने फ़ोन करके मेरी सिस्टर को बोला, हुँ, ये पूना से निकला था। तो जी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देखो,
जिनकी मैंने हमेशा पूजा की है। हाँ, लता जी तो मेरे लिए भगवान समान है। तो आज उनके साथ गाने का मतलब एल्बम शेयर करने का मौका मिला है। हाँ, तो बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में? जी, बांसुरी, अगर आपको जी, एक ऐसा वरदान मिल जाए भगवान की जी, तरफ कि आप जी, किसी भी व्यक्ति को जिंदा कर सकती हैं, उसको दोबारा से जी। मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती हैं, तो आप इतिहास में किसको दोबारा जिंदा करना चाहेंगी? इतिहास में तो मालूम नहीं, मैं अपनी माँ को ज़रूर ज़िंदा करना चाहूँगी। लेकिन अगर इतिहास में कहें तो बहुत मुश्किल है ये कहना। कभी तो सुशांत सिंह राजपूत को ज़िंदा करना चाहूँगी। बहुत दुःख हुआ मुझको। आई जी। रियली फेल्ट वेरी बैड। एक एकदम खिलता हुआ एकदम एक टैलेंट था, नई ज़िंदगी उसकी। जी। बहुत दुःख। बांसुरी, जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे लिए तो सच में बड़े सौभाग्य की ये बात रही आज। अंत में मैं आपसे जी, निवेदन करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए और जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो संगीत को सीखना जी, चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, जी, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती हूँ कि मैं किसी को कुछ वो हिदायत दे सकूँ। लेकिन फिर भी ज़्यादा दिन दुनिया में हूँ, तो उस हिसाब से हालाँकि वो भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया किधर। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो संगीत सीखना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि जो भी संगीत सीखें आप पॉप भी क्यों ना गाएँ। हाँ, जी, फिल्मी हो, पॉप हो, व्हाटएवर। जी, आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक कम से कम जी, 3-4 साल आपको विधिवत सीखना चाहिए, क्योंकि जी, इसमें इसकी जो तारीफ़ है, इसका जो वॉइस कल्चर भी है, वो इतना अच्छा, इतना नेचुरल वॉइस को हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, जी, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी, दुनिया में इतना अच्छा, इतना साइंटिफिक और कोई तरीका नहीं है। जी, तो शास्त्रीय संगीत अवश्य सीखें और सुनें भी। जी। वासिनी, आप हमारे साथ जी, बनी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद, और हमारे दर्शकों को भी मैं उम्मीद करती हूँ बहुत आनंद आएगा। आपका धन्यवाद। नमस्ते। रूखा सूखा